हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका स्वागत है आचार्य के ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। हम लोग हिंदी और अंग्रेजी विषय को अपलोड कर चुके हैं, उसके क्लासेस आ चुके हैं। आप लोग देखते रहिए। और उसी क्रम में हम लोगों ने साइंस को भी इंक्लूड किया है। आज से साइंस की क्लास भी शुरू कर दी है, तो देखते रहिए। आपको करना क्या है, फटाफट एक काम कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ जहाँ भी आप एक्टिव हो, उन सब पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये तमाम लोगों तक पहुँच सके और वो सब भी कुछ लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज से विज्ञान विषय। और विज्ञान को समझते हैं, विज्ञान है क्या। बेसिकली विज्ञान समझने की चीज है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कहते हैं एक तो है इसका वी, दूसरा क्या है ज्ञान। दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, वी और ज्ञान। तो मानते हैं विज्ञान किसी भी वस्तु का या किसी भी विषय के बारे में, वी का अर्थ होता है विशेष। तो किसी भी वस्तु या विषय के बारे में अगर हम विशेष ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, विशेष चीजें जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के और भी प्रकार होते हैं। विज्ञान को अगर हम देखें तो विज्ञान में मुख्यतः जो बात करेंगे, भौतिक विज्ञान, भौतिकी के बारे में बात करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन सब के बारे में जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो भौतिक विज्ञान आता है। फिर रसायन विज्ञान होता है। तमाम रसायनों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। जीव विज्ञान आता है, जीव विज्ञान आ गया, भू विज्ञान आ गया, सामाजिक विज्ञान आ गया, इसके बाद कंप्यूटर विज्ञान आ गया। तो ये सब क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं, विज्ञान के प्रकार हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, ये सब जो है विज्ञान की शाखाएं कहलाती हैं। अब हम लोग इसी क्रम में जब इसको और भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे तो समझने के लिए भौतिक विज्ञान अलग से पढ़ना पड़ेगा, रसायन विज्ञान अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। देखो, परिभाषा अगर इसकी कहें तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा जो होती है उसके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं तथा ऊर्जा और द्रव्य के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अच्छा, जैसे विज्ञान के कई भाग होते हैं, ऐसे ही भौतिक विज्ञान के भी भाग होते हैं। तो भौतिक विज्ञान के एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं विद्युत हो गया, चुंबक हो गया, प्रकाश हो गया, यांत्रिकी हो गया, फिर विद्युत चुंबक हो गया, विद्युत चुंबक का मिला जुला रूप, ठीक है। और भी हैं, इसके तमाम भाग हैं, मैंने दो चार एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया। तो इन सबको हमें पढ़ना है, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ समझना है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश को पिक करेंगे, प्रकाश को समझेंगे कि प्रकाश है क्या। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले, और वो आसान होते हैं। बस एक बार आप अगर पढ़ लीजिए तो हमेशा के लिए दिमाग में बना रहता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले विज्ञान का एक भाग भौतिक विज्ञान, और उस भौतिक विज्ञान का भी एक भाग जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। तो प्रकाश क्या होता है, या हमने अगर प्रकाश शुरू कर दिया है तो प्रकाश के बारे में भी जानना चाहिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश किसी विकिरण का वह भाग होता है, या प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित कर सके, हमारी आंखों पर प्रभाव डाल सके।
वही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश के संबंध में बड़ी थियरीज आई हैं। बहुत से लोगों ने, न्यूटन हुए, हाइगेंस हुए, यंग हुए, आइंस्टाइन हुए, मैक्सवेल हुए, फोको हुए, प्लांक हुए, सब लोगों ने प्रकाश के बारे में अलग अलग थियरीज दी हुई हैं और इसी के आधार पर हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, प्रकाश तो बहुत ही विस्तृत चीज है, प्रकाश को समझना चाहिए। तो प्रकाश के तमाम गुण भी होते हैं, उन गुणों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और मैं कुछ इतिहास भी प्रकाश का आप लोगों को बताऊंगा। इसका एक गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। क्या होता है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो न्यूटन के दिमाग में आया, न्यूटन को सबसे प्रारंभिक स्थिति में विचार आया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और वो कण के रूप में चलता है, कणकीय गति करता है। वो प्रेक्षण के आधार पर सन 1675 में इन्होंने बताया हुआ था। न्यूटन ने कौन से समय में, 1600, ये याद रखना जरूरी नहीं है, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि 1675 में इन्होंने बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, चलता गया, रास्ते में एक ऑब्जेक्ट आ गया तो ये यहीं से टकराने के बाद वापस हो जाता है और इसकी प्रतिछाया बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है। सबसे पहले न्यूटन के दिमाग में आया, इन्होंने ये थ्योरी बनाया। इसके बाद थॉमस हाइगेंस आए 1678 ईस्वी में। 1678 ईस्वी में आए हाइगेंस। हाइगेंस ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि प्रकाश कण के रूप में नहीं, तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, क्या बताया कि प्रकाश, इन्होंने कहा था न्यूटन ने कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है, इन्होंने बताया नहीं, प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। और एक इन्होंने थियरी मानी थी जो असफल हुई थी लेकिन वो बहुत चर्चित हुई थी। वो थियरी क्या कहा था कि जब सूर्य से प्रकाश रेडिएट होता है तो हमारी पृथ्वी तक आने के लिए, जो हमारे अर्थ है, यहाँ तक इसको आने के लिए एक काल्पनिक माध्यम से गुजरना पड़ता है। इस काल्पनिक माध्यम को इन्होंने क्या कहा था, ईथर कहा था कि ये सूर्य के, ईथर सर्वव्यापी है, सभी जगहों पर ईथर उपस्थित है और उसी से होकर के प्रकाश तरंग रूप में हमारी पृथ्वी तक आता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि हाइगेंस ने कि प्रकाश जब तरंग रूप में चलता है तो वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा, एक चीज है, आप लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ते समय आपके दिमाग में प्रश्न भी उठने चाहिए, तभी समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया दो चीजें कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, क्या क्या होता है, तरंग गति करती है और दूसरी कण के रूप में गति करती है। तो एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए जो संभवतः कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है, तो ये सब कुछ ऐसे चल रहा है, इसके सामने कोई दीवार होती है, जैसे कमरा हुआ हमारा, तो अगर सूर्य पूरब दिशा में है, हमारा दरवाजा पश्चिम दिशा में है, तो उस कमरे में अंधेरा होना चाहिए। ये प्रश्न आना चाहिए दिमाग में कि अगर जैसे कि सपोज हमारे पास सूर्य इस दिशा में है या कोई लाइट सोर्स इस डायरेक्शन में है और इधर कोई दरवाजा नहीं है, हमारे पास जो दरवाजे हैं इस कमरे में जाने के लिए इस डायरेक्शन में है, इधर से हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं, तो फिर इस कमरे में कुछ ना कुछ उजाला, अंधेरा तो हो जाता है लेकिन कुछ ना कुछ उजाला पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है, यह हमेशा दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए। और जब ये प्रश्न उठेगा तब आप मान लीजिएगा कि आप विज्ञान पढ़ना शुरू कर चुके हैं, विज्ञान समझना शुरू कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आना चाहिए, ऐसे तमाम प्रश्न उठने चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि कहा जाता है ना कि जहाँ आपके मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तभी आप किसी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, किसी ज्ञान को पा सकते हैं।
मैं इसको समझाता हूँ यहाँ कैसे इस कमरे में उजाला पहुंचता है। इसको मैं सबसे अंतिम में समझाऊंगा, जब ये वीडियो क्लोज करने वाला होऊंगा तो मैं इसको समझाऊंगा, तब तक आप इस प्रश्न के बारे में सोचिएगा। चलिए, तो हाइगेंस के बाद हाइगेंस ने जब समझा दिया कि तरंग रूप में चलती है और वो तरंग किस तरह से अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तो इनके बाद ऐसा तो है नहीं कि इनके बाद सब लोग मान लिए, इनके बाद एक हुए थॉमस एंड, जिन्होंने डबल स्लिट का प्रयोग किया। डबल स्लिट दो पतले बहुत ही बारीक छिद्र थे और इसके एक तरफ इन्होंने प्रकाश स्रोत रखा हुआ था, प्रकाश स्रोत। इस प्रकाश स्रोत से इन्होंने प्रकाश गुजारा और सामने एक पर्दा लगा दिया था, पर्दा स्क्रीन कह सकते हैं। इस पर ब्राइट एंड ब्लैक स्पॉट ऑब्जर्व किए और इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होती है तरंग रूप में तो चलती है लेकिन अनुदैर्ध्य। फिर फ्रेस्नेल साइंटिस्ट हुए, फ्रेस्नेल ने बताया, एक प्रयोग किया ध्रुवण। ये भी प्रकाश का एक गुण होता है, ध्रुवण। तो ध्रुवण के आधार पर इन्होंने व्याख्या दिया और पूरा स्पष्ट किया कि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करती है। इसके बाद डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, और उन्होंने सबसे पहले ये माना जाता है कि सर्वप्रथम अगर किसी के दिमाग में एक थ्योरी आई कि प्रकाश कण और तरंग दोनों रूप में चल सकता है, सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में थ्योरी आई क्या कि प्रकाश कण और तरंग दोनों रूप में गति कर सकता है, तो वो थे डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया कि ये जो प्रकाश है ना, इनमें द्वैती प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति? द्वैती प्रकृति होती है, अर्थात कि ये तरंग रूप में भी रहता है और कण रूप में भी रहता है। ठीक है, फिर इन कणों को बाद में एक्सप्लेन किया गया और बताया गया कि इन कणों को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। मैं फोटॉन की कुछ टर्म आपको सिखाऊंगा, फोटॉन क्या होता है। तो इन कणों को फोटॉन कहते हैं, जो जब तक गति अवस्था में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तब तक इनका अस्तित्व होता है। जैसे इनकी गति खत्म होती है, इनका अस्तित्व अपने आप मिट जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि द्वैती प्रकृति होती है प्रकाश की, तरंग और कण के रूप में। फिर मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने जब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की और विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति जब उनको पता चली, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति मैक्सवेल ने जब खोजा था, इन्होंने बताया था कि इसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो विकिरित होता है उसके जितने भी भाग होते हैं, अलग अलग सब भाग होते हैं, और सबकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर कह लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, फिर फोको ने एक प्रयोग किया प्रकाश का, और बताया कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनकी गति भी यही गति होती है, यानी प्रकाश तरंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करती हैं। तो इसी आधार पर समझा गया कि जो प्रकाश है, जो रेडिएशन है, जो सूर्य से निकलता है, प्रकाश हम तक पहुंचता है, वह भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग होता है। ठीक है, क्या बताया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक भाग होता है। और हमेशा याद रखना कि प्रकाश की गति अगर निर्वात अथवा वायु में पूछा जाए, प्रकाश की गति निर्वात अथवा वायु, ये याद रखना हमेशा, निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमेशा याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी गति होती है, प्रकाश की गति होती है। अब अगर निर्वात अथवा वायु के अलावा
वो डिपेंड करता है कि कैसा माध्यम है, सघन है, विरल है, उस माध्यम के अनुसार ये गति में परिवर्तन हो जाता है, उसके जो अपवर्तनांक होता है उसी के आधार पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के ये हिस्ट्री था, प्रकाश का एक तरह से कह लो हिस्ट्री था, जो इम्पोर्टेंट था आपको समझना। इसी के आधार पर जब आप आगे पढ़ेंगे तो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ अब प्रकाश के बारे में हम कुछ जानते हैं, जैसे कि उसकी नींव हम समझते हैं। जब नींव समझेंगे, जड़ समझेंगे, तो उसके तने को और फिर उसकी पत्तियों को भी हम समझ लेंगे कि वो है क्या। अब बात करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। भाई प्रकाश के बारे में जान लिया, तो इनके गुणों को हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने अभी लिखा था कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, हमेशा सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन में हमेशा मूव करता है। तो ये तो इसके बारे में मैं समझा चुका हूं। प्रकाश क्या है, सरल रेखा में गति करता है। दूसरा, प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है। मैं ये तीन में लिख रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ। प्रकीर्णन होता है, फिर चलो आगे करो। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। फिर प्रकाश विवर्तित होता है, विवर्तित होता है, या विवर्तन लिख लीजिए। प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। फिर प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव डालता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव डालता है। ठीक है, और भी तमाम गुण इसके होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया। सरल रेखा में चलता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, विवर्तन। इन सबको हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सबके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब एक एक गुण को अलग से समझते हैं क्या है। पहला गुण जिसे मैंने बात किया कि प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, प्रकाश में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश सीधी रेखा में आता है और किसी चमकदार सतह से टकराता है। सपोज ये हमारे पास कोई चमकदार सतह है, ये सतह तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये दर्पण ही हो। हमारे पास कोई एक सतह है, एम डैश सतह है, और इस पर हमारा कोई प्रकाश किरण आ रही है, ए बी नाम दे देते हैं कि ए बी प्रकाश किरण आ रही है, किसी बिंदु बी पर टकरा रही है। ठीक है, इस बिंदु से जब ये प्रकाश किरण आती है, किसी चमकदार सतह से टकराती है, तो इस टकराव के बाद ये जो आपतित प्रकाश है, ये पूरा का पूरा उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश किरण आती है, किसी चमकदार सतह से टकराती है और पूरा का पूरा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे ये ऊपर का माध्यम अलग होगा, ये जो सतह है इसका माध्यम अलग होगा, तो इससे टकराने के बाद पूरा का पूरा इसी माध्यम में जब लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश के चमकदार सतह से टकरा करके वापस लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जिस बिंदु पर यह टकराता है, इस बिंदु और इस दर्पण से 90 अंश पर बनाती हुई एक रेखा हम लोग खींचते हैं। इस रेखा को नाम देते हैं अभिलंब। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गलती से कुछ लोग इस रेखा को, इस कोण को इसके साथ
जज कर देते हैं, 90 अंश खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो इस दर्पण यम डैश से या किसी चमकदार सतह यम डैश से, चमकदार सतह यम डैश से टकरा करके प्रकाश उसी माध्यम में पूरा का पूरा वापस लौट गया। इस घटना को हमने नाम दिया परावर्तन। अब देखो ध्यान से देखो, ये मान लो कोई बीसी किरण जा रही है, ध्यान से देखो कि ये जो किरण चमकदार सतह की तरफ आ रही है, इसका कुछ नाम होगा और इसका नाम दिया गया आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। इस सतह को, इस जो ये किरण जा रही है, इसको नाम दिया गया परावर्तित किरण। क्या नाम दिया गया? परावर्तित किरण। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो अभिलंब है और आपतित किरण है, इसके बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को नाम दे दिया गया, इस कोण को नाम दिया गया आपतन कोण। क्या नाम दिया गया? आपतन कोण। इस अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इसको कहा गया परावर्तन कोण। क्या कहा गया? परावर्तन कोण। ठीक है, क्या क्या हमको पता चला? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब। और एक बिंदु जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इस बिंदु का नाम है, इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यह आपतन बिंदु कहीं भी हो सकता है। इस जो ये हमारे पास सतह है ना, इस सतह पर आपतन बिंदु कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा मिडिल में होगा। ये इन जहां भी प्रकाश की किरण आकर टकराती है, सपोज ये हमारे पास कोई चमकदार सतह है, प्रकाश की किरण यहाँ टकराएगी तो यहाँ आपतन बिंदु हो जाएगा, यहाँ टकराएगी तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ टकराएगी तो यहाँ हो जाएगा। तो ये आपतन बिंदु कहीं भी हो सकता है। और इसी आपतन बिंदु पर इस सतह से होती हुई 90 अंश की जो रेखाएं हैं, ये सब क्या कहलाएंगी? अभिलंब कहलाएंगी। अब परावर्तन समझ चुके हैं, आपतन बिंदु समझ चुके हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सब समझ चुके हैं। तो परावर्तन के नियम जब पढ़ते हैं, परावर्तन के नियम, कुछ इसके नियम भी हैं, कुछ क्या, 2 ही नियम है। पहला नियम क्या है? परावर्तन का पहला नियम कहता है कि जिस कोण पर किरण आ रही है, जिस कोण पर ये जो कोण बन रहा है, जितने कोण पर 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, जितने भी कोण पर ये किरण आ रही है, उतने ही कोण पर ये परावर्तित भी होगी। अर्थात कह सकते हैं कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण जो है वो सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के बराबर होगा। पहला नियम कि जो आपतन कोण है वो सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। अर्थात ये वाला और ये वाला बराबर होगा, इन दोनों को आगे नाम दिया जाएगा IR, वो मैं बताऊंगा। बेसिकली इसको I कहा जाता है। I इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसको इंसिडेंट, ये आ रहा है इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के लिए R यूज किया जाता है, स्मॉल r यूज किया जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, और इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। तो लिख सकते हैं आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं?
एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है ना? क्या क्या समझ लिया आपने अभी तक? मैं एक सेकंड फटाफट ब्रीफ कर दूं क्या क्या समझा। साइंस के बारे में समझ लिया कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के कई भाग होते हैं, उन भागों में भौतिक विज्ञान मिला, फिर भौतिक विज्ञान के अलग अलग भाग डिवाइड किया गया। इन भागों में हमने प्रकाश को उठाया, प्रकाश को इम्पोर्टेंट समझा, सबसे पहले प्रकाश को पढ़ने की कोशिश की, तो प्रकाश भी समझा, प्रकाश के इतिहास को समझा कि लोगों ने प्रकाश को कैसे कैसे क्लैरिफाई किया, कैसे कैसे समझाया। उसके पश्चात हमने प्रकाश के तमाम गुणों को देखा। उन गुणों में एक गुण होता है परावर्तन, और परावर्तन को फिर एक्सप्लेन किया हमने। परावर्तन आपतन कोण, जितने जो भी किरण आती है वो किसी चमकदार सतह से टकराती है, अगर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में पूरा का पूरा लौट जाती है तो वो घटना परावर्तन कहलाती है। अच्छा, परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे कि जो भी ये अगर ये हमारे पास जो दर्पण है या जो चमकदार सतह है, इसको हम टेढ़ा मेढ़ा करके देखेंगे, दर्पण बनाने की कोशिश करेंगे, उसके प्रकार समझेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये दर्पण जब बन जाता है, जब वक्र दर्पण बन जाता है, या ये कह लो ये तो अभी समतल है ना, सीधी रेखा में तो समतल है, जब वो वक्र हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उन दर्पणों के नाम समझेंगे, उसके फलस्वरूप जो प्रकाश से घटनाएं उत्पन्न होंगी उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे, एक एक करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, और आप लोगों का काम क्या है, इसके बारे में जो भी आपकी राय हो, जो भी आपको सजेशंस हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम लोग देखेंगे आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं उस पर विचार करेंगे। आपका अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको दूर करेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में संभव होगा तो वहीं पर, नहीं तो फिर अगले दिन मैं आपके जितने भी प्रश्न होंगे उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपको बस एक काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करते चले। मैं देखता हूँ लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, फिर कल हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, नए एस्पेक्ट्स के साथ, नई नई आपको थेरीज के साथ सिखाते रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें।